नमस्कार सुधीशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस में क्या चल रहा है? बड़ी भगदड़ मच गई है। और ताज्जुब तो मुझे इस बात का हो रहा है कि सौमित्र खान जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये गाते फिर रहे हैं कि 20 टीएमसी के विधायक उनके साथ हैं। जैसे ही बीजेपी के आला कमान ने हरी झंडी दिखाई, तुरंत ये सब के सब बीजेपी में आ जाएंगे। बीजेपी तो हम्म। पहले ही कह चुकी है ना कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता को अपने में शामिल नहीं करना है। तो सौमित्र खान ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये सौमित्र खान बिष्णुपुर से भाजपा के टिकट में कंटिन्यूअस 2 टाइम का एमपी है। उन्होंने 2019 के पहले ये भाजपा ज्वाइन किया था और फिर उसको टिकट मिला वहां पर। तभी वो टीएमसी का एमपी हुआ करते थे, वो बिष्णुपुर बांकुड़ा का जो सीट है वहां से। और उसके पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। ये सौमित्र खान का थोड़ा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, तो फिर आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएंगे। ये पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। जब 2011 में वेस्ट बंगाल में जो वो चेंजेस हुआ था ममता बनर्जी के लीडरशिप में, तब ये कांग्रेस के टिकट में एमएलए बन गए। फिर 2014 में इनको एमपी बनाया गया। तो उसके पहले कांग्रेस के साथ तो टीएमसी का डाइवोर्स हो गया था, पॉलिटिकल हम्म। डाइवोर्स का बात कर रहा हूं मैं। तो तब ये सौमित्र खान बहुत ही करीबी माना जाता है मुकुल राय का, और वो आ गए थे तृणमूल कांग्रेस में। और तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद ही उसको रिवार्ड मिला था। सौमित्र खान जो है तृणमूल कांग्रेस का जो युवा था ना, तो युवा सेगमेंट का प्रेसिडेंट था तब स्टेट का शुभेंदु अधिकारी। और तब ममता बनर्जी ने ऑल ऑफ ए सडन तृणमूल युवा बल के दूसरा, मतलब उसका यूथ पार्ट तो है, फिर तृणमूल युवा बल के दूसरा एक पार्ट चालू कर दिया, जो अभिषेक बनर्जी को इसके हेड में बिठा दिया और सौमित्र खान में लेके आ गया ये यूथ में। और फिर धीरे थोड़ी दिन बाद ये युवा और यूथ जो है दोनों को मिक्स कर दिया और अभिषेक बनर्जी को वहां पर दे दिया। और प्राइज के पोस्टिंग के रूप से सौमित्र खान को 2014 में इन्होंने भेज दिया बिष्णुपुर से एमपी करके। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वही एक चीज है ना कि बहुत सारे लोग थे जो चपलूसी नहीं कर पाते थे, तो सौमित्र का वैसे ही बंदे है। और फिर वो 29 के पहले ही 19 के पहले ही वहां पर आ गया था भाजपा में, भाजपा उसको टिकट दिया। और फिर वहां से उसने जीता और फिर 2024 में भी वहां से जीता है। लेकिन अभी सवाल आता है कि सौमित्र खान जी ऐसे क्यों बयान दे रहा है कि उसके पास 20 एमपी आ रहा है, 50 एमएलए ज्वाइन करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पर एक तो बात भाजपा ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि टीएमसी का किसी का एंट्री नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन भाजपा को जो स्टेट प्रेसिडेंट है समीक भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक बयान देता है, वो भी प्रेस के सामने, कि जो अच्छे तृणमूल है उसके लिए बाद में शायद दरवाजा खुल सकते हैं। और इसमें ही यहाँ पर जो भाजपा को जिताया, जो शायद पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है, सपोर्टर है, जो वोटर है, वो गुस्से में आ गया कि भाई ये टीएमसी का जो भी लोग है वो इतना अत्याचार कर रहे थे महिलाओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, वो एंटी हिंदू बन गए थे, इसलिए भाजपा को लेके आया। और इन लोगों को छोड़ के ये लोग अपोज कर रहे थे, तब हम लोग इतना फाइट किया, अपने जान को दांव पे लगा के आया। और अभी आप अच्छे तृणमूल ढूंढने आ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, ये अच्छे तृणमूल का कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। बंगाली में एक कहावत है, सोनार पाथर बाटी, मतलब एक पत्थर के बना हुआ बाउल वो आप गोल्डन का बोल रहे हो, ताकि वो पत्थर से बना है तो गोल्डन का कैसे बनेगा, और गोल्डन से बना है तो उसको पत्थर का बाटी आप क्यों नाम दे रहे हो। तो अच्छे तृणमूल है तो वो ऑलरेडी 4 तारीख के पहले ही तृणमूल छोड़ चुका है, या तो राजनीतिक संन्यास ले लिया या तो दूसरे पार्टी ज्वाइन कर गया। लेकिन जो 4 तारीख 12 बजे तक ये उम्मीद के साथ बैठे थे कि ममता बनर्जी वापस पावर में आएगी और उसके बाद वो हिंदू संहार करेंगे, तो वो कैसे अच्छे तृणमूल बन सकते हैं, तो ये लेकर बहुत चर्चा चल रहा था। तो बाद में प्रेशर इतना ही क्रिएट हो गया कि आज समीक भट्टाचार्य जी ने एक बयान दिया कि ऐसे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ जिसके साथ दूर दूर तक कोई करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसके बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे कोई है, एक भी है, तो उसके बाद हम सोचेंगे। अगर किसी के पास कोई भी करप्शन का चार्जेस है तो उसके लिए बीच में के एंट्री नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है सौमित्र खान जी का जो बात है कि 20 एमपी क्या है। देखिए, अभी एक चीज लेके बहुत दिन से ही बंगाल में चर्चा चल रहा था, और वो है सेटिंग थ्योरी, कि मोदी भाई नहीं चाहता है बंगाल से दीदी भाई जाए। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट चल रहा है सेंट्रल में, उनके पास 240 एमपीज है, जो अल्पसंख्यक है 272 तक नहीं पहुंच पा रहा है। और उनको डिपेंड करना पड़ रहा है चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी से। लेकिन इन दोनों का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है ये कभी भी पलट सकता है। तो इस सिचुएशन में अगर ममता बनर्जी साथ में होते हैं, उनके पास 29 एमपीज है लोकसभा में,
तो 29 और 240 272 के आजू बाजू में आ जाता है। तो इसलिए एक इक्वेशन है कि यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। बंगाल ममता बनर्जी के लिए रहेंगे और सेंट्रल में मोदी जी को सपोर्ट मिलेंगे। तो इसलिए सेटिंग थ्योरी बंगाली में चल रहा था। और जो कांग्रेस और सीपीएम है, जो बेसिकली टीएमसी का अलायंस है नेशनल लेवल में, वो ये मुद्दा चला रहे थे। तो अभी क्या है कि टीएमसी का कुछ फ्यूचर नहीं है, ये तो मैं इलेक्शन के पहले से ही बोल रहा हूं, और वो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है। तो इस एमपी को अभी क्या है, इस एमपी को अभी भाजपा का जरूरत है, लेकिन भाजपा अगर इसको डायरेक्टली लेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम है। तो एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है अभी, जहां पर बेसिकली जैसे महाराष्ट्र में शिंदे मॉडल हुआ था या अजीत पवार मॉडल हुआ था, कि ये लोग कुछ बाहर आएंगे और उसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ जो पार्टी का लोगो है, रजिस्ट्रेशन है, वो पूरा ले लेंगे और उनको टीएमसी से भगा देंगे। तो ये सारे कुछ पॉलिटिकल गेम चल रहा है, नेशनल लेवल के लिए जरूरी है, इसलिए शायद सौमित्र खान जी ने ये बयान लगाया। बट अभी जो हकीकत है, यहाँ पर जनता जनार्दन इसके साथ एग्रीड नहीं है, और ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, कोई टीएमसी को एंट्री नहीं मिलेगा। अगर होगा तो वहां से हल्ला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए टीएमसी से निजात पाने के लिए तो बीजेपी को लाई है वहाँ की जनता, और अगर यही टीएमसी के गुंडे, यही टीएमसी के नेता जो 4 मई से पहले तो खामोश बैठे थे, अब बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, तो इनको थोड़ी कोई एंटरटेन करेगा। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि काकोली घोष कौन-सा खेल खेल रही हैं? कल्याण बनर्जी पर आरोप लगा रही हैं कि उस दिन उन्होंने मेरे को ऐसा कहा था, अब जाकर शिकायत कर रही हैं। फिर वो सीएम की बैठक में भी पहुँच जाती हैं, तृणमूल कांग्रेस के सारे जो पद थे उनसे इस्तीफा दे देती हैं। वो कौन-सा खेल खेल रही हैं? क्या चाहती हैं वो? ये सौमित्र खान का जो मॉडल बोला, उनका ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये काकोली घोष दस्तीदार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब काकोली घोष दस्तीदार ये ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी के पास कल्याण बनर्जी लेकर इतना बयान दे रहा था, दो सवाल है, भाई इतने दिन आप क्यों चुप बैठे थे? जब आरजी कर का इतना बड़ा कांड हो गया था, तब काकोली घोष दस्तीदार का क्या बयान थे? इन्होंने बोला था अभी जो लड़की मेडिकल में पढ़ाई करती है, तो वो दूसरों के गोद में, पुरुषों के गोद में बैठ के वो एग्जाम पास करते हैं। आप सोच लीजिए, एक महिला होके महिलाओं के लिए, महिला डॉक्टर के लिए ऐसे था। जब टीवी डिबेट होता है तो वहां पर भाजपा के तरफ से ऑनरेबल अग्निमित्रा पॉल पहुंचती है, तब वो विधायिका है वहां का। तो अग्निमित्रा पाल के अगर जब बात आता है, बोलते हैं हाँ वो तो फैशन डिजाइनर थे पहले, तो बोलते हैं कोई सारी बारी छपाता है, उनके कोई बात नहीं करना है, उनका नाम भी क्या है याद नहीं है। और आज वो बोलती है कि नहीं मैं तो अग्निमित्रा पाल का बहुत बड़ा फैन हूं। तो इनको बंगाली में बोला जाता है धांधाबाज, मतलब सिंपली अपने धंधा ये समझता है कहां पर जाके प्रॉफिट है। इन लोगों को भी मालूम है कि भाई टीएमसी कुछ नहीं आगे होने वाला है, और ये लोग एक बार सत्ता से जाएंगे ना, तो भाजपा को कुछ नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पुलिस को कुछ नहीं करेगा, जनता इनको दिखा देंगे। क्योंकि कल्याण बनर्जी ने जो बयान दिया है वो देख लीजिए, कि सिंडिकेट राज जो बंगाल में बहुत फेमस है, वो कहां से चालू हुआ था? राजारहाट से। किसने चालू किया? ये काकोली घोष दस्तीदार ने। ये काकोली घोष दस्तीदार इतने सारे कुछ कर रहा है क्योंकि वो सबसे करीबी है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का कुछ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है। जो अफवाह है, ममता बनर्जी उस मेडिकल हिस्ट्री के कारण कभी भी कोई मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं, वहां पर बहुत बड़ा है। और उनमें काकोली घोष दस्तीदार भी इन्वॉल्व थे, उनके पास वो सारे राज है। इसलिए ये सारे बयानबाजी सब कुछ करने के लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल पा रही है उनको। तो काकोली घोष दस्तीदार का जो गेम है, सिंपली उसको भाजपा में घुसना है और अपना जो फ्यूचर है वो प्रोटेक्ट करना है, और कुछ नहीं है। उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा, मतलब मीडिया में आने के लिए कुछ बयान दे रहा है, बट लोग इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है उनको। लेकिन फिर एक सवाल तो ये उठता है ना शुद्धजीत जी कि बीजेपी में आने के लिए वो ऐसा कर रही है, लेकिन वो सीएम की बैठक में जाकर क्यों बैठ जाती है? कौन उसको बैठने देता है? नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी जी जो बोला है, इसके पहले जो हमने ममता रिजिम देखा, वहां पर क्या होता था कि अगर आप ऑपोजिशन में हो तो आपको कहीं पे भी जगह नहीं दिया जाएगा, और लोगों के पास ये मैसेज दिया जाएगा कि देखो भाई ये ऑपोजिशन में रह के आपका कोई काम नहीं कर रहा है, इसको क्यों जिता रहे हो? मतलब उल्टा करो और इनको ऑपोजिशन से भी मतलब जीरो कर दो। बट शुभेंदु अधिकारी जी बोला कि भाई देखो ये तो सही तरीका नहीं है। जो एमएलए चुन के आए हैं वो कौन सा पार्टी से डजंट मैटर, ही इज द एमएलए, सी इज द एमएलए। तो अगर उस एरिया का डेवलपमेंट करना है तो वहां का जो एमपी है, वहां का जो एमएलए है, सबको लेके चलना पड़ेगा। जो पुराने बात होते थे कि ऑपोजिशन को कोई जगह नहीं देना है, वो नहीं करेंगे। हम लोग सबको बुलाएंगे
और फिर वहां पर जो प्रॉब्लम है वो जनता का प्रॉब्लम है, एज ए सीएम मुझे वो सॉल्व करना है। तो जो प्रशासनिक बैठक होगा वहां पर कौन कौन सा पार्टी से है ये नहीं दिखा जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। ओनली पॉलिटिक्स होगा जब इलेक्शन का टाइम होता है, मतलब जो दूसरे राज्यों में हम देखते हैं, बंगाल में भी वो कल्चर चालू करना है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी सबको बुलाया, मतलब नॉट ओनली काकोली घोष, उनका जो भी जितना भी एमएलए थे, या निशित प्रामाणिक जब नॉर्थ बंगाल में मीटिंग करते हैं, वो भी अभी नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, तो वहां पर भी जितना टीएमसी एमएलए है सबको बुलाया जा रहा है। जो ममता बनर्जी कल्चर चालू किया था ऑपोजिशन, मतलब उसको खत्म करो, नहीं वो वाला नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको एंट्री मिला है। लेकिन काकोली घोष ने आरजीकर की डॉक्टर बिटिया को लेकर जो अनाप शनाप बयानबाजी की थी वो तो सबको याद होगी, बीजेपी के नेताओं को भी याद होगी। तो ऐसे में अब जब शांतनु सेन जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के, अब उनका कहना है कि मैं और ज्यादा डिफेंड नहीं कर सकता टीएमसी के गलत कारनामों को, और अगर शुभेंदु अधिकारी चाहेंगे तो मेरे पास आरजीकर वाले कांड की पूरी जानकारी है और मैं वो सारी जानकारी उनको देने को तैयार हूं। तो इसको कैसे समझा जाए? शांतनु सेन का ज्ञान चक्कू अभी क्यों उन्मोचित हुआ? इतने दिन क्यों वो बंद था? शांतनु सेन का भी तो बीबी है, शांतनु सेन की भी तो बेटी है, तब उनको याद नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हो गया भाजपा का, वो फाइल ओपन हो गया, सबका कच्चा चिट्ठा सामने आएंगे, गवर्नमेंट है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, तो शांतनु सेन क्या हेल्प करेंगे? शांतनु सेन के इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है वो अभी निकल के आएंगे। आपको मैं बोलता हूँ, ये शांतनु सेन का ओरिजिनल नाम आप जानते हो? इनका नाम है स्क्वायर फीट सेन। अब चले जाओ शांतनु सेन के एरिया में, जो नॉर्थ कोलकाता में वो रहता है, उनका नाम है स्क्वायर फीट सेन। पहले ये टीएमसी का काउंसिलर हुआ करते थे, और जब ये काउंसिलर था तब वहां पर आप कुछ भी काम करने जाओ, रियल एस्टेट का करो, आपका घर का कोई मरम्मत करो, आप घर के सामने एक नाला बना लो, जितना स्क्वायर फीट आप काम करोगे उसके हिसाब से आपका अलग अलग रेट होगा, अलग अलग काम के लिए। उस हिसाब से पैसा ये शांतनु सेन के ऑफिस में भेजना पड़ेगा, शांतनु सेन को देना पड़ेगा, फिर आपका काम चालू होगा, इसलिए उसका नाम चालू हो गया स्क्वायर फीट सेन। और जो टीएमसी के करीबी माना जाता एक एक रियल एस्टेट का एजेंट, वो अगर ये जाके कंप्लेन कर देता है तो उसके बाद उसका कुटाई हो जाता है। ये शांतनु सेन बात कर रहे हैं। ये शांतनु सेन ने इतने अच्छा काम किया क्योंकि टीएमसी में एक फॉर्मूला चलता है जो ओपनली बोलता है, ममता बनर्जी भी बोलती है, उनका राज्यसभा का एमपी दोला सेन भी बोलता है कि 25-75 का भाग उसका क्या है। अब टीएमसी के नाम से कमा रहे हो तो 25% अपने पास रख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो 75% है वो पार्टी का हाई कमांड को आपको भेजना पड़ेगा। अब तोलाबाजी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये शेयरिंग आप प्रॉपर्ली नहीं करते हो तो आपको टीएमसी में कोई जगह नहीं है। तो ये शांतनु सेन इतना अच्छा स्क्वायर फीट का काम किया, इतना अच्छा हिसाब दिया, तो उसको बाद में भेजा गया राज्यसभा में, और उसके साथ उसको प्राइज ये भी मिला है, उनका जो बीबी है, ये तो काउंसिलर था कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो बीबी को मिल जाता है टिकट वो काउंसिलर के लिए, और वो स्क्वायर फीट का फॉर्मूला वो कंटिन्यू होता है। फिर उसने देखा जब आरजी कर का ये सारे इंसिडेंट हुआ तो उनका मुसीबत हुआ, टीएमसी तब जाने वाला है, ऐसे हवा आ गया था, तो तब शांतनु सेन कुछ बोलने का कोशिश किया टीएमसी के अगेंस्ट में, तो उसको पार्टी से साइड कर दिया गया। और जब उसको पार्टी से साइड किया गया तब अभिषेक बनर्जी का करीबी राइट हैंड माना जाता था, तो अभिषेक बनर्जी उनको पार्टी से एक्सपेल होने के बाद भी डायमंड हार्बर में लेके चला गया। तो ये सारे इन्वॉल्वमेंट है। आज ये शांतनु सेन अगर बात करेंगे तो उसका बात का कोई फायदा है? मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आपके इतने आरजीकर लेके इशू था, तब आरजीकर के टाइम आप क्यों नहीं मुंह खोले थे? तब आप क्यों चुप बैठे थे? तब सारे राज क्यों सामने लेके नहीं आए थे? तब आप ओपनली क्यों ममता बनर्जी को चैलेंज नहीं किए थे? आपका हिम्मत नहीं था, या आपका जो स्क्वायर फीट का बिजनेस है वो खराब हो जाएगा? अभी भाजपा आया है, भाजपा को पकड़ के कैसे भी काउंसिलर या राज्यसभा का एमपी बन के वो स्क्वायर फीट का बिजनेस आप कंटिन्यू करोगे, इसलिए ये सारे बात कर रहे हैं। पहले तो शांतनु सेन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो स्क्वायर फीट का कितना पैसा खाया। ये सबके सब ऐसा लग रहा है ना शुद्धजीत की, सबके सब किसी ना किसी तरीके से बीजेपी में घुसने की फिराक में, कि बस एक जगह से कहीं से एंट्री मिल जाए। लेकिन ये कोलकाता म्युनिसिपैलिटी के भी दो अधिकारी हैं जिन्होंने की इस्तीफा दे दिया है। अरूप चक्रवर्ती हैं, सुशांतो भी हैं। इन्होंने जो इस्तीफा दिया किस वजह से दिया है? क्योंकि ये भी तो करीबी माने जाते थे ना अभिषेक बनर्जी के। वही ना, अभी टीएमसी में वो खाने पीने का कुछ बंदोबस्त नहीं रहेगा, पार्टी नहीं रहेगा, तो ये लोग कहाँ रहेंगे? और जैसे सिचुएशन चल रहा है, अगले 6-8 महीने में यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शन आ जाएगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि डर के मारे टीएमसी का जितना भी वार्ड काउंसिलर है वो ऑफिस में ही नहीं आ रहा है।
तो फिर ये लोग क्या करेंगे? तो अभी अच्छा गुडी गुडी वो श्रमिक भट्टाचार्य ने बोला था ना कि मुझे अच्छे तृणमूल के लिए दरवाजा ओपन करेंगे, तो ये अच्छे तृणमूल साजने का ढोंग कर रहे हैं। ये सुशांत घोष आपको शायद इनके नाम याद नहीं रहेगा, इंसिडेंट याद रहेगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तृणमूल का एक बोरो चेयरमैन, एक काउंसिलर के ऊपर एक आ जाता है बंदूकबाज, एकदम सीने में बंदूक लगाया, लेकिन गोली नहीं निकला इसलिए बच गया। याद है इंसिडेंट, एक डेढ़ साल पहले का? ये है वो सुशांत घोष। तो सुशांत घोष सोच लीजिए, वो टीएमसी में है, टीएमसी के ही कोई बंदा, उसका ही स्टेटमेंट है कि वहां पर जो जमीन है वो गुलशन कॉलोनी एरिया, जहां पर बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या रहता है, वहां पर जो जमीन का कारोबार चल रहा था उसके अगेंस्ट उसने बात किया था, इसलिए टीएमसी के लोग ही उनको मारने का कोशिश किया। तो भाई इतना अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है, तो तब उस मोमेंट में आपका जान के ऊपर बंदूक चल रहा था, आपका जान जा सकते थे, तब आप क्यों नहीं बात किया? अभी आके आपको लग रहा है टीएमसी खराब है। ये अरूप चक्रवर्ती सारे टीएमसी का प्रोग्राम में स्पोक्स पर्सन होता है और अभी बोल रहा है कि हम पार्टी को इतना डिफेंड किया था, अब नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, आप कौन सा इश्यू में डिफेंड किया था आपको याद भी है? जब कॉस्बा लॉ कॉलेज होता है, वहां पर टीएमसी का लीडर छात्रियों को बोलता है कि तुम बैठो, तुमको अच्छे से देखना है, अपना जो ड्रेस है वो उतारो, तुमको पूरा मापना है। उस बंदे जब रेप कर देते हैं, और वो भी टीएमसी वालों को ही रेप कर देते हैं, तब ये हल्ला होता है। तब अरूप चक्रवर्ती टीएमसी को डिफेंड किया था। बात करता है ये अरूप चक्रवर्ती। ये जब कार्तिक महाराज, स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज है, जिनको झूठा रेप केस में फंसाया जाता है, क्योंकि वो तब ऐसे फिगर बन रहा था कि बंगाल का जोगी हो जाएंगे वो। वेस्ट बंगाल में अगर जोगी महाराज का कोई चेहरा है तो ये कार्तिक महाराज है। तो बाद में वो जिसने ये एलिगेशन लगाई, उस महिला ने बोल दिया, आईपैक से लेकर कोई उसका जर्नलिस्ट है, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है, पूरा ये सेटअप किया है। और तब ये कार्तिक महाराज को वो इंसल्ट करते हैं, पूरा गेरुआधारी जो है उनको सवाल के सामने रख देता है, क्योंकि ये जो गेरुआधारी है तब ये सवाल उठा रहा था कि अगर यहाँ पर टीएमसी कंटिन्यू करेंगे तो हम हिंदू शायद नहीं बचेंगे, तो उनको कॉर्नर करने के लिए ये अरूप चक्रवर्ती तब बयान दिए थे। आप इसको लग रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा था आईपैक के स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पार्टी के प्रेशर था। अरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो, अगर आपके अंदर कोई भी सेंटिमेंट था, आप 4 तारीख के पहले क्यों नहीं बात किया था? ये अरूप चक्रवर्ती बयान दिया था कि खेला होबे, हम लोग तैयार रहेंगे। या उनके पार्टी से जब ये सारे बयानबाजी आ रहा था, वो तो स्पोक्स पर्सन थे, तभी कभी इसका प्रोटेस्ट नहीं किया। आज उनको लग रहा है अभिषेक बनर्जी गलत बोल रहा है, और अभिषेक बनर्जी का चापलूसी करके उसका काउंसिलर का टिकट मिला। इतना चापलूसी करते थे क्योंकि उसको विधानसभा का भी टिकट चाहिए था। आज जब पार्टी सत्ता से नहीं है, सत्ता से बाहर है, तब ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये पूरा इसका एक ही चीज है कि भाजपा में कैसे भी घुसो, क्योंकि सुमित भट्टाचार्य ने एक इंगित दे दिया कि अच्छे तृणमूल के लिए हम शायद सोचेंगे, तो अभी सब लोग ये अच्छे तृणमूल साजने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह के हालात बने, 100 से ज्यादा पार्षद इस्तीफा दे देते हैं, यहाँ पर जब 80 विधायक चुनकर आए हैं ममता बनर्जी के, उनमें से आधों को आप अता पता ही नहीं कहाँ गए, तो लग रहा है कि दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच गई है तृणमूल कांग्रेस। हाँ, तृणमूल कांग्रेस, देखिए मैं ये इलेक्शन के कम से कम 1 साल पहले से बोलता आ रहा हूँ, बंगाली में बोला तो शायद पूरा भारत में नहीं पहुंचा, कि तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होता है, उसका कुछ नीति होता है, उसका कुछ आदर्श होता है। तो आप पूछ लीजिए किसी भी टीएमसी वालों के कि वुमेन को लेकर आपका क्या नीति है, भारत का जो फॉरेन अफेयर्स है वो लेकर आपका क्या नीति है, यहाँ का जो अर्थनैतिक स्ट्रक्चर है वो लेकर आपका क्या नीति है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ये पार्टी फॉर्म हुआ था इसलिए क्योंकि सीपीएम का इतना अत्याचार चल रहा था, उसको हटाना जरूरी था। और कांग्रेस कभी भी बंगाल के लिए सोचा नहीं, कांग्रेस कंसंट्रेट कर रहा था सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिए। तो इसलिए वो कांग्रेस और सीपीएम का सेटिंग चल रहा था। जब यहाँ पर एमएलए इलेक्शन आते थे, असेंबली इलेक्शन आते थे, तो कांग्रेस का कुछ गिने चुने जगह है वो छोड़ देते थे सीपीएम, बाकी जगह करके वो यहाँ पर सत्ता में रहते, और सेंट्रल में कांग्रेस रहेंगे, सीपीएम उसको जब जरूरत पड़ेगा सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस के स्ट्रक्चर में रहते हुए ये चेंजेस नहीं हो सकता है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का वहां पर आ गया वो पॉलिटिकल पार्टी करके, लेकिन उसका मकसद एक ही था, सीपीएम को हटाना। तो 2011 में जब सीपीएम हट गए पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स से, तो उसका रेलिवेंस भी खत्म हो गया, क्योंकि नीति आदर्श नहीं है। आप कांग्रेस ले लो, भाजपा ले लो, लेफ्ट ले लो, उसका कुछ तो नीति आदर्श होता है, तृणमूल का किधर है? तो उसके बाद ये पार्टी क्या हो गया, ये पार्टी हो गया बस कमाने का जाएगा, पावर में है उसको मिसयूज करो,
गरीबों को अत्याचार करो, हिंदुओं को पीटो और जितना हो सके अपना जेब भरो। इसलिए आप देख लो कि सेंट्रल फंड जो होता है ऑलमोस्ट सारे स्कीम में पश्चिम बंगाल के बंद है। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा आते थे ये गरीबों के पास जिसको पहुंचना चाहिए था उसको नहीं जाते थे, ये जाते थे टीएमसी का जो एजेंट है, टीएमसी का जो दलाल है उसके पास, और वहां से 25-75 का भाग होकर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पास वो पहुंचते थे। इसलिए ममता बनर्जी ढंग करती है कि देखो मैं टाली चाला में रहता हूँ, छोटे से एक हट में रहता हूँ, लेकिन आईफोन का जो लेटेस्ट मॉडल है वो ममता बनर्जी के पास होते हैं। उनके दोनों हाथों में जो वॉचेस है उस वॉचेस का कॉस्ट कितना है आप देख लो। वो जो चप्पल पहनती है वो बाहर से आते हैं, एक एक चप्पल का 6,000 6,500 करके प्राइस है, और वो बस 7-8 दिन से ज्यादा नहीं पहनते हैं। वो जो साड़ी पहनती है ना, यहाँ पर धोने खाली बोल के एक जगह है जहाँ का एमएलए असीमा पात्र है, वहां से जो बेस्ट तांत घर है, तांत का साड़ी है, वो एक एक साड़ी का प्राइस है 5,000 6,000 रुपए करके, और ये सुनाई दिया है एक साड़ी वो रिपीट नहीं करती है। तो ये है उनका गरीबी के ढंग। ये ममता बनर्जी का फैमिली का पैसा किधर थे? ये तो बार बार बोला कि ये आम आदमी है, ये बस्ती से आया है, इस्लाम से आया है, बहुत बढ़िया है। तो अभिषेक बनर्जी का ये 1,000 करोड़ का माहौल कैसे बन गया है? उसके घर में एलिवेटर कैसे लग गया है? जो झाड़ बत्ती होता है उसका कॉस्टिंग कुछ 5-10 करोड़ का है, ऐसा अफवाह है। कभी वो क्यों अंदर नहीं दिखाता है लोगों को? कितना पैसा कहां से आया है? तो ये लोग का मेन कंसेप्ट था धंधा करो, पैसा लूटो, सेंट्रल से आ रहा है। और इतने सारे केस हो रहे हैं, ये बार बार चिल्लाते हैं कि भाजपा बंगाल विरोधी है इसलिए पैसा नहीं भेजता है। तो भाई आपके पास हाई कोर्ट खुला है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट खुला है, कहीं भी जा अब वहां पर जाकर अपील करो। अब लोकसभा में, राज्यसभा में इतना सांसद है, आप आवाज उठाओ, वहां पर आप क्यों नहीं बोलते हो? यहाँ पर लोगों को आके बोलता है मुझे 2 लाख करोड़ नहीं दे रहा है, और जब एक्चुअल में जाता है मीट करने के लिए बोलता है मुझे कुछ 12,000 करोड़ बाकी है वो दे दो। तो ये लोग पैसा लूटने के लिए आए थे, सब लोग मिल के लूटा। अभी जनता ने बिल्कुल, इसको भगाया और उसका सारे करप्शन चार्जेस सामने आ रहा है, उसका क्लीनिंग होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन्होंने लूटा है, लेकिन आप ये सोचो कि अभी 1 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया ना कि वो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना थी, उसमें 30 लाख लोग कौन थे? उनका अता पता ही नहीं है। कौन थे? क्या वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी थे, या फिर फर्जीवाड़ा करके तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता या नेता थे, उन्होंने अपने खाते में पैसे डलवा लिए? दोनों थे। अभी यह जो हकीमपुर बॉर्डर है वेस्ट बंगाल में, वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या सारे आ रहा है, और क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी ने तो बोल दिया कि भाई डिटेंशन सेंटर बन रहा है, होल्डिंग सेंटर बन रहा है, अगर किसी को बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसे मिले तो वहां पर भेजो और डायरेक्ट बीएसएफ के पास भेज दो, पुलिस पुलिस का कोई जरूरत नहीं। बाद में वहां पर बीएसएफ उसको लेकर बीजी के पास देगा, उसको बांग्लादेश भगा देंगे। तो डर के मारे ये लोग अभी भाग रहे हैं, और यहाँ पर बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं 3-4 साल था, कोई बोल रही है कि मैं 10 साल थी। तो ये जो लक्ष्मी भंडार से लेकर जितना जितना इसका था सब कुछ मिलता था, और ये लोग वोट भी देते थे। और इन लोगों को मालूम था कि भाई एक बार टीएमसी यहाँ से जाएगा तो ये सुपरा साफ हो जाएगा, इनको सब भगाया जाएगा। इसलिए अब देखो एसआईआर का जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है किसी भी हिंदू एरिया से नहीं हुआ है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम साज के ये सारी चीज कर रहे थे, और इन लोगों को इतना खुले छूट दिया गया था कि जब जजेस इसका जांच कर रहा था तो तब उन लोगों को घिराव कर दिया था, उन लोगों को किडनैप करने का कोशिश किया। तो ये था एक सेगमेंट जिसको ममता बनर्जी ने पूरा कर दिया था, और ये लोग अभी ओपनली स्टेटमेंट दे रहा था कि जब हमारा नाम वोटर लिस्ट में गया तब ये ममता बनर्जी का पार्टी का लोग आए, बोले कि भाई कोई टेंशन नहीं, हम लोग एक बार 4 तारीख जीत के वापस आ जाए तो आपका नाम फिर से वोटर लिस्ट में आ जाएंगे, आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है, आप वोट शायद नहीं दे पाएंगे लेकिन आपके पास ये स्कीम का पैसा पहुंच जाएंगे। और वो जो हम लोग बोलते थे ना कि छप्पा वोट होता था, यही लोग था मेन मशीनरी वो छप्पा वोट करने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी मेरे आपके जेब के जो टैक्स जो पैसा जा रहा है इससे ये ऐसे ही वोट खरीदते थे, ऐसे वोट का दलाल खरीदते थे। ये एक पार्ट है। और दूसरे जो पार्ट है वो है कि जो टीएमसी का कार्यकर्ता है वो अपने घर में अपने नाम के काली एक बंदे को पकड़ लिया जो बेसिकली पुरुष है। तो लक्ष्मी भंडार तो महिलाओं के लिए प्रकल्प था, उसके पास कैसे जा रहा था दिन के बाद दिन। और ये जो सरकारी पैसा जाता है इसका तो बहुत सारे आप स्पेसेस होता है जहां पर चेकिंग होता है, तो उसके मतलब बीडीओ से लेकर डीएम से लेकर सब कोई इन्वॉल्व है। कोई अगर क्रॉस चेक नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी उसका भी है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम को करप्ट कर दिया है ममता बनर्जी ने, पुलिस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ। अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना, इनका भी फाइल खोलना चाहिए। एक एक ने जो प्रॉपर्टी बनाया, आप मतलब दिमाग हिल जाएगा वो सुन के। 100 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बना है।
तो ये डीए नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो हल्ला मचाता है। अब कभी पुलिस को इसके लिए मुंह खुलने के लिए नहीं देखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है वो कभी नहीं इसके लिए मुंह खुलता है। ऊपर से ये लोग बोलता है वोट के टाइम ममता को ही वोट देना है, कैसे भी करके आप करो। तो ये सारे इसका बेनिफिशियरी स्कीम जो था ये इन लोगों को ही मिलता था, जो एक्चुअल जनता जनार्दन को मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलता था, और जिसको गलती से मिल जाता था वहां पर भी होता था तोलाबाजी। सपोज 1000 रुपए पहुंच गया तो फिर टीएमसी का बंदा चले जाते थे, भाई 300 रुपए दे। वहां पर आवास योजना का अगर 1,20,000 का आता है तो 60,000 50% ये लोग कमीशन लेते थे। ये था इन लोगों का हाल। पर आप ये देखो कि एक टीएमसी नेता के खेतों से करोड़ों रुपए निकले, सोना चांदी निकला। वो क्या था? अरे तो इस तरह से जब इनको समझ में आ गया कि 4 मई को इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो इन्होंने ये कांड किया कि छुपा दिए पैसे। हाँ, अभी तो लोग यही बोल रहे हैं कि सारे काम छोड़ देंगे, जितना भी टीएमसी लीडर है उसका जमीन जाके खो देंगे, कुछ करोड़ों का मालिक हो जाएंगे। आपको जो मैं चोरी बोल रहा हूँ, सिस्टमेटिक चोरी बोल रहा हूँ, सेंट्रल से फंड आ रहा है। आप समझ लो वेस्ट बंगाल कितना बड़ा स्टेट है, 42 एमपीज, 294 एमएलए, और छोटे मोटे नहीं है। एक एक जो एमएलए है उनका वोटर 2.5 लाख से 3 लाख है, तो कितना बड़ा एरिया है। तो सेंट्रल इसके लिए कितना पैसा दे देते और सारे पैसा इनके जेबे में जाता था, सारे पैसा। और वही 25-75 का वहां पर स्कीम है। तो इन लोगों का इतना पैसा है ये बैंक में तो नहीं रख सकते, इसलिए जमीन के नीचे गाड़ रहा है। आप सोच लो ना, पार्थो चैटर्जी जो ममता बनर्जी के बाजू में बैठते थे, स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके एक छोटी सी गर्लफ्रेंड हुई तो उनके घर से 50 करोड़ मिला, और ये पैसा पुलिस ग्रीन कॉरिडोर करके पहुंचा देते थे। और ये टीएमसी कहां पर नहीं का है। एक लाश, मतलब इलेक्शन के 2-3 महीने पहले का इंसिडेंट है, एक लाश बन गया, मतलब मर गया, उसका आंखें गायब है, वो आंखें चोरी हो गया। ये लोग कोई भी जगह, कुछ भी जगह नहीं छोड़ा जहां से चोरी हो सकता, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहां से भी चोरी हो सकता है। और ये वामपंथियों का तो वो सबसे बड़ा गुस्सा है कि भाई 34 साल हम यहाँ पर रह के इतना तरीका तो हमको भी पता नहीं था चोरी हो सकते थे। तो थोड़ा गुस्सा बहुत वहां पर है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कुछ ही दिन में। ये लोग तो सेम कैटेगरी के ही सब है ना। लेकिन अभिषेक बनर्जी को जो नोटिस दिए गए हैं कोलकाता म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उनकी प्रॉपर्टीज को लेके, अभी 2 दिन पहले छापा पड़ा था, वहां से हम्म। सीसीटीवी की फुटेज उठा कर ले गए, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद आगे क्या, बुलडोजर चलेगा उनकी प्रॉपर्टी पर? बुलडोजर तो पहुंच गए थे, अभिषेक बनर्जी का बीपी तो बढ़ गए थे, लेकिन उनके घर के सामने जो ईंट वगैरह पड़ा है वो उठाने के लिए वो बुलडोजर गए थे। देखिए अभिषेक बनर्जी पहले तो सीना चौड़ के बहुत बात कर रहे थे कि पहले कौन सा अवैध अंश है आपको बताओ, फिर उसको पूछ के आओ, मुझे पता। वो ऐसे ही हमेशा बात करता है। तो अभी क्या हुआ, उसने बोला कि मुझे 10 दिन का टाइम दे दो तो मैं फिर बोलता हूँ। तो फिर म्यूनिसिपैलिटी ने बोला तेरा एलिवेशन का भी जो प्लानिंग है वो भी सभी दे। तो देखिए अभी ये लोग कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी एक ही कारण, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि अभी सिस्टम में ममता बनर्जी है नहीं, अभिषेक बनर्जी है नहीं। तो ये जब बुलडोजर चलेगा वो तो चलने ही वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप कर सकते हो। और अगर ये फिरहाद हाकिम से लेकर टीएमसी का जो भी काउंसलर है वो हाँ में हाँ भी नहीं मिलाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूनिसिपैलिटी तो सिस्टम में चलता है, तो वहां पर जो म्यूनिसिपैलिटी के मंत्री है तो वो देख लेंगे, वो आपके अपने सिस्टम से वो करा देंगे। तो यहाँ पर कोई नहीं बच सकता है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब ये सवाल हाईकोर्ट में जाएगी कि भाई इतने दिन से आप क्या सो रहे थे, जो काम नए मिनिस्टर आके कर दिए ये आप क्यों नहीं कर पाए। तो वो अपने पीठ बचाने के लिए ये सारी चीज कर रहे हैं। और जब ममता बनर्जी जाके फिरहाद हाकिम को धमका रही है कि भाई आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो फिरहाद हाकिम बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है उनको। फिरहाद हाकिम एक्चुअली चाहता है ऐसे हो जाए। और दूसरी बात उनको मालूम है अगर नहीं होने देंगे तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो तीसरी बात है कि इतने दिन ये अभिषेक बनर्जी, ये कुछ दिन पहले जो पैदा हुआ था उसके पहले से ये फिरहाद हाकिम लोग जो पॉलिटिक्स कर रहा था वो आके इसके ऊपर दादागिरी कर रहे थे, चलो उसके साथ हो रहा है तो होने दो, मजा लो। तो ये सब मिलके अभी चल रहा है वहां पर। फिरहाद हकीम को अपने आप को भी तो बचाना है, वही है ना जो कहता था कि हाँ, अब कोलकाता मिनी पाकिस्तान बन गया है, तो उसको पता चलना चाहिए एकदम। ना कि वो क्या कर रहा था। उसके भी तो बहुत सारे कच्चे चिट्टे खुलेंगे। अभी तो फिलहाल वो अपने आप को बचा रहा है, इसीलिए ये सब होने दे रहा है। लेकिन क्या ममता बनर्जी पर भी गाज गिरेगी? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के को लेकर भी तो बड़े सारे सवाल है ना। देखिए यहाँ पर लोग एक ही चीज बोलते हैं, बाकी सब चुनापुटी सब খেয়েছে হাওয়াই চটি।
मतलब बाकी सब जो है चूनो पुटी, यहाँ पर फीस जो होता है ना, एकदम छोटे छोटे जो फीस होता है उसको चूनो पुटी फीस बोलते हैं। तो यहाँ पर टीएमसी का जितना भी आप कारनामे देख रहे हो, किसी के खेत से 2 करोड़ बरामद हो रहा है, किसी मिनिस्टर के घर से 50 करोड़ बरामद हो रहा है, ये सब छोटे छोटे है। ये जो घोटाला हुआ है 15 साल से, कि कितने लाख करोड़ का किसी का कोई अंदाजा नहीं है। और वो सारे घोटाला का अगर 75% आप कैलकुलेट कर लो, तो वो ममता और अभिषेक के पास है। तो सारे घोटाला का मेन माथा जो है ये दोनों है। ये लोग सिस्टम में बैठे थे, पूरा सिस्टम ये लीड कर रहे थे, पूरा पार्टी को इसका कंट्रोल था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल था। ये लोगों को अगर ये मालूम नहीं था, ये लोग अगर ऑनेस्ट था, तो जब ये लेके बात चालू हुआ, इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, ये खुशी खुशी कर देते थे, भाई चलो हम लोग तो एकदम क्लीन अप है, हमारा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई चोरी कर रहे है तो जाने दो। लेकिन आप एक चीज देखो, जितना भी इसका चोर मिनिस्टर निकला, ज्योतिप्रिय मल्लिक का नाम ले लो, ममता जाके बोलती है कि ज्योतिप्रिय मल्लिक बहुत अच्छे बंदे हैं, ये कोई रेशन घोटाला किया ही नहीं, इतना 1000 करोड़ का जो बात हो रहा है ऐसे इसके सामने है ही नहीं। ये एक्चुअली बहुत अच्छे बंदे हैं। सीपीएम जो 2011 के बाद एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उस टाइम में कुछ घोटाला हुआ था, तो ये ज्योतिप्रिय मल्लिक ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उसका फाइल दिखाओ भाई। तो इसलिए सीपीएम के साथ बीजेपी का सेटिंग है, तो सीपीएम वाला भी बीजेपी को बोल रहा है कि ज्योतिप्रिय को अरेस्ट करो, और इसलिए ज्योतिप्रिय को अरेस्ट किया। तो ये आपका आर्गुमेंट है, बहुत अच्छा है, आप तो लॉयर हो, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पर जाके ये सवाल करो, क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो आप सोचो, इतना बड़ा डाका, मैं चोर भी नहीं बोलूंगा, ज्योतिप्रिय मल्लिक को अगर ममता बनर्जी डिफेंड कर रही है, तो उसका मतलब क्या होता है। पार्थो चैटर्जी, जिसको करप्शन के चार्जेस में खुद पार्टी से एक्सपेल किया, खुद नहीं किया, अभिषेक बनर्जी से कराया, वो अभी बोलता है कि पार्थो चैटर्जी को भी फंसाया गया। तो उसके मतलब क्या होता है कि सारे चोर है एक साथ, और वो चोरों का रानी ममता बनर्जी है, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि उसको जल्दबाजी मत करो, जैसे घिसट घिसट के रगड़ रगड़ के ये 15 साल उसने और उनके भतीजे ने अत्याचार किया है ना, तो वो सूद समेत वापस जाना चाहिए, और वो लीगल तरीका से। और मुझे मुझे बिलीव है ये गवर्नमेंट ऐसे ही करने वाला है, हर एक फाइल ओपन होगा। और आपको और एक बात बोल देता हूँ, ये जो ममता बनर्जी रिजाइन नहीं किए थे, उसका और भी एक कारण सामने आ रहा है। क्योंकि तब ये जो ऑफिस में फाइल्स वगैरह थे ना, वो हटाने का काम चल रहा था। अगर वो रेजिग्नेशन कर देते तो वो सारे नहीं कर पाते। तो ये बात जब पता चला, हम लोग जहां पर रिपोर्ट करना था कर दिया था। उनके गौतम सन्नाल नाम के एक बंदा है, वो 48 आवर्स नवान्न में बैठे थे, जब ममता बनर्जी हार गए 4 तारीख के बाद। तो उसके बाद ये सारे ऑफिस सील करना पड़ा। तो ये सारे फाइल आप हटा रहे हो, उसके मतलब तो आप भी सबूत दे रहे हो कि बहुत सारे घोटाला है। अगर आप क्लीन हो तो आपको तो कुछ हटाने का घटाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वही है ना, इस वक्त तृणमूल कांग्रेस में दो फाड़ होंगे तो पता किस लिए होंगे। एक होंगे हम अच्छे वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, और ये गंदे वाले हैं, ये करप्ट हैं, हमने कोई करप्शन नहीं किया, हमने करप्शन नहीं किया तो आप हमको बीजेपी में ले लो। अब इसी तरह की तृणमूल कांग्रेस में दो फाड़ होंगे। ममता बनर्जी तो अपने साथ वालों को, पार्थो हो या इन सबको अपने साथ इकट्ठा करने में लगे कि हम तो कम से कम एक रहे। लेकिन आने वाला वक्त ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक के लिए बहुत खराब है। अभी तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घरों में जो छापेमारी हो रही है, आप सोचो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, किसी की तो पूरा घर ही सोने का बना हुआ है। तो कितनी लूटपाट इन्होंने मचाई थी। और जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो बांग्लादेशी भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वो भी पता नहीं क्या क्या भर भर कर ले जा रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं कि सारे दस्तावेज हमारे पास थे, बस हमारा एसआईआर में नाम नहीं था, और हम तो बाहर से आए थे, हमें तो हर योजना का फायदा मिला। सोचिए, जो योजनाएं, जो बेनिफिशियरी योजनाएं थी, जिनका फायदा बंगाल के लोगों को मिलना चाहिए था, उनका फायदा किसको मिल रहा था? रोहिंग्या और घुसपैठियों को। तो ममता बनर्जी ने कितना बड़ा खेला होबे खुद ही किया। एकदम, ये जो बात बोलते थे खेला होवे, तो उनका एक ही मतलब था कि पहले तो विपक्षों को पीटो, और दूसरे बात कैसे भी सत्ता में लेके आओ। ये जो यहाँ पर करप्शन है, ये करप्शन लेके तो सबसे पहले बात हुआ था। हमने मेरे अगेंस्ट ममता गवर्नमेंट का गुस्सा कब आया? 2017 में मेरा फर्स्ट जो एफआईआर है, फर्स्ट जो केस है, अभिषेक बनर्जी ने किया। क्या था मेरा तक? तब मैंने बोला था कि ये अभिषेक बनर्जी जो है, और वो बंगाली मीडिया में मैं ही पहले बंदा था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ना कोई प्रिंट मीडिया ये खबर देने का हिम्मत किया। मैंने बोला कि जो दिल्ली सूत्रों से खबर आ रहा है, ईडी या सीबीआई मुझे मालूम नहीं, कोई केंद्रीय एजेंसी है जो अभिषेक बनर्जी को इंटरोगेट करना चाहता है, क्योंकि कुछ तो करप्शन यहाँ पर है, कुछ तो घोटाला है। पूरा स्टोरी हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा दिल्ली सूत्र बोल रहा था।
ये था न्यूज, ऑब्वियसली न्यूज के फॉर्मेट में जो प्रिंटिंग में जितना होता है। और उसके लिए नेक्स्ट डे ये अभिषेक बनर्जी का जो लॉयर है संजय बसु, वो भेज देता है मुझे लेटर, लीगल नोटिस, कि आप ऐसे कर रहे हो, आपको क्रिमिनल जो जो धारा है सब कुछ हम लगा देंगे, आप विथड्रॉ कर लो, और नहीं तो सोर्स डिस्क्लोज करो। आप सोचो कोई पत्रकार अपना सोर्स डिस्क्लोज करेंगे? और ऐसे सोर्स जो होता है, जो एजेंसी से हमको मिलता है, वो क्या लिख के हमको देंगे या वीडियो करने देंगे? वो तो बस ऐसे ही फोनो में या मैसेज में हो जाता है, या एक बार मिलता है तो ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, हमको तो ऐसे ही न्यूज मिलता है, तो वो लेकर हंगामा कर देता है। तो सोच लो, ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के अंदर ये करप्शन लेके कितना डर था कि एक लाइन बाहर आया तो ये लोग ऐसे ऐसे चिल्लाने चालू कर दिया। उसके बाद ये लोग जब मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज किया, सोच लो मेरा एक ही बैंक अकाउंट है, वो फ्रीज हो जाता है, मतलब नेक्स्ट डे मैं पैसा नहीं निकल पाऊंगा और मेरे बच्चे को खिला भी नहीं सकते हूँ। ये लोग इतना घटिया तक जा सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था, शुभेंदु अधिकारी पूछ रहे हैं यहाँ पर कोई कोयला भाईपो करके है, उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, बस ये सवाल किया था, और इसके लिए मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये लोग कितना डरे हुए हैं। उसके बाद केस चलता है, 15 दिन में मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, लेकिन इन लोगों का डर के कारण तो वही हो जाता है। तो करप्शन जो है, इसके ऊपर से लेकर नीचे तक मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई आप लोग बोलते हो कि आप लोग इस्लाम से उठ के आए हो, इसलिए आप जनता का जो दुख है वो समझते हो, लेकिन इतना प्रॉपर्टी कहां से आया है वो सब लोग छोड़ दो। मीडिया में ओपन सीपीएम का जो माउथपीस है गणेशोक्ति लिखता है आज से 6-7 साल पहले कि ये जो भवानीपुर एरिया जहां पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी रहता है, उनका फैमिली रहता है, वहां पर 35 प्लॉट्स ऐसे हैं जो लोगों से छीना गया। वहां से पीछे से जो रिवर जाता है वो उसको ऑक्युपाई किया गया, और यहाँ पर जबरदस्ती इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। और जिन लोगों से छीना गया है उन लोगों का कुछ अता पता नहीं है, वो दुनिया में है कि नहीं वो पता नहीं है। तो देखो ये सीरियस चार्जेस है, अगर कोई ऐसे उछाल कूद के आपके नाम में फालतू दे रहा है तो आप तो घिसट के उसको कोर्ट में लेके जाओगे। आज तक वो लेके आप क्यों नहीं गए हो, क्यों चुप बैठे हो वो लेके? और अगर ये सच है तो कितना बड़ा करप्शन वहां पर हुआ है। जितना बिल्कुल। भी दफ्तर अब देख लो, कुछ भी दफ्तर देख लो, इनका मिनिस्टर हुआ करते थे मदन मित्र, ओपनली बोलता है ये जो आईपैक को इन्वॉल्व किया था ये बेसिकली अभिषेक बनर्जी का दलाल था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहते थे, वो तो पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इस दलाल ने लगा दिया एम्प्लॉय। वो जाके किसको पंचायत का टिकट मिलेगा, किसको पंचायत का प्रधान बनाया जाएगा, किसको एमएलए का टिकट मिलेगा, किसको मिनिस्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो पैसा उठाते थे, और हर एक के लिए रेट है। वो मदन मित्र ही बोल रहा है कि आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको 10 करोड़ देना है, आपको एमएलए बनना है तो 8 करोड़ देना है। तो ये इतना पैसा अगर आप उठा रहे हो और जो बंदा दे रहा है तो बेसिकली ही इज इन्वेस्टिंग। अभी उनको मंत्री को मिल जाने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले तो 10 करोड़ जो जेब से गया है उसको वो उसको उठाना इकट्ठा पड़ेगा, करेगा। लेकिन वो उठाएंगे तो उसको 75% तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को देना पड़ेगा, तो उसको फिर कितना वहां से लूटना पड़ेगा। तो अगर इतना ही लूट मचेगा तो अल्टीमेटली जनता तक क्या पहुंचेंगे? घंटा, वो दीदी बोलते थे ना घेचू, तो घेचू ही पहुंचा। और इसलिए जनता ने दिखा दिया इस बार कि एक बार फेयर वोटिंग करने दो, इसको ऐसे ही उखाड़ के फेंक देंगे। जनता ने उनके हाथ में घेंचू थमा दिया ना, फिर अल्टीमेटली तो बंगाल की जनता ने यही किया ना। पर आप सोचो कितना लूट तंत्र इन्होंने बना रखा था। लोकतंत्र की बात करते हैं, पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई लूट रहा था। टैक्स पेयर एकदम। का पैसा था जिसको लूटा जा रहा था, केंद्र से जो मदद आती थी उसको लूटा जा रहा था। लेकिन चलिए अब धीरे धीरे करके इनकी फाइलें खुल रही हैं, भले ही पैसा खेतों में छिपा रखा हो, कहीं भी छिपा रखा हो, शुभेंदु अधिकारी तो खोद कर ले ही आएंगे, इसीलिए सबके तोते उड़े हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को बीजेपी में एंट्री मिलती है या नहीं, क्योंकि अभी शोर तो ये मच रहा है कि हम अच्छे वाले तृणमूल कांग्रेस के हैं, हमको ले लो। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।